हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? रिवीजन चल रहा है तो चलिए आप लोग रिवीजन भी करते रहिए और रिएक्शन को बैलेंस भी करते रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा और आपको केमिकल रिएक्शन भी याद होते रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज अपना लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपना लोग? डबल रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज अपना लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपना लोग क्या देखे थे कि कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात पे, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। किसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। वो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर मेटल होगा तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अगर वही नॉन मेटल होगा तो फिर क्या होगा? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। चलिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल से आपको थोड़ा सा पीछे वाला याद करवा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो जैसे देखिए यहाँ पे ये CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं कि ये कॉपर सल्फेट किसमें है? पानी में। अगर यहाँ पर आप रिएक्टिविटी सीरीज में से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जो कि कॉपर से ऊपर हो, जैसे अगर आप जिंक भी लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, या फिर आप कैल्शियम लीजिएगा या फिर आप मैग्नीशियम लीजिएगा, तो ये क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा यहां से। ठीक है, ये तीनों। अब एक बात और, इसका भी वैलेंसी प्लस प्लस होता है, इसका भी प्लस प्लस और इसका भी प्लस प्लस। हम जानबूझ के ऐसा लिए हैं, और कॉपर का भी यहां पर प्लस प्लस। तो सिंपली क्या होगा यहां से, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम कॉपर, ध्यान दीजिएगा एक ही साथ सारा बता रहे, अगर मैग्नीशियम इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा? MgSO4 बन जाएगा। ठीक है, जरूरी है मैग्नीशियम, कैल्शियम भी कर सकता है। अगर कैल्शियम करेगा तो CaSO4 हो जाएगा। वहीं पर अगर जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को तो ZnSO4 हो जाएगा। और इन सारे केस में क्या होगा कि कॉपर बाहर निकल के बैठ जाएगा, मतलब कि उसी कंटेनर में नीचे में कॉपर अपना बैठा हुआ आपको मिलेगा। समझे बात को? तो यहां पर क्या हुआ कि ये तीनों जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यही तीनों नहीं, बाकी और भी है। जैसे देखिए आपको सोडियम है, पोटासियम है, ठीक है, लिथियम है, तो ये सब भी डिस्प्लेस करेगा। तो कितना एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये तीनों रिएक्ट करेगा, तो अगर ये मैग्नीशियम रिएक्ट किया तो ये बनाएगा, कैल्शियम रिएक्ट किया तो ये बनाएगा, जिंक रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, और इन तीनों के इसमें क्या होगा? कॉपर नीचे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या किया है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर अपना लोग देखिए मेटल से मेटल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये Ki कॉपर क्या है? पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए Cl2 से रिएक्शन करवा देंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस आयोडीन से क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये आयोडीन को हटा के क्लोरीन यहां खुद आ जाएगा और आयोडीन को बाहर कर देगा। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए Ki है, तो इस Ki में इस आयोडीन से ब्रोमीन भी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ब्रोमीन भी आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन भी क्या करेगा? यहां से I को भगा देगा, खुद इसके पास आ जाएगा और आयोडीन को साइड कर देगा। समझ रहे बात को? अच्छा, आप रिएक्टिविटी सीरीज जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ये होता है नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। ये हैलाइड का फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात हुआ।
आज अपना लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब नाम ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट एक ही बार हुआ, डिस्प्लेसमेंट में एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस किया तो रिएक्शन में एक ही बार हुआ। फिर कैल्शियम अगर है तो कैल्शियम किया कॉपर को तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पर कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे 2 बार होगा। तो चलिए इसको मिटा दें। चलिए, ये तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक NaCl है और ये NaCl भी अपना कहां पे है? वाटर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, क्या चीज, क्या ले ले? AgNO3 और ये भी कहां पे है? वाटर में। सिंपली आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? AgNO3 वाटर में है, NaCl भी वाटर में है, तो ये भी सॉल्यूशन बनाएगा और ये भी सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन, मतलब दोनों क्या है? कंटेनर, दोनों सॉल्यूशन। तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पर दोनों कंपाउंड ही होगा, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। तो आप याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है, यहां पर जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा बात, आप यहां पर अगर आयन में तोड़ना चाहे तो Ag को क्या कीजिएगा? Ag प्लस और NO3 को माइनस, यहां पर Na को प्लस और Cl को माइनस। ठीक ना? चलिए, तो ये भी पानी में, सारा सारा है तो पानी में ही ना। चलिए, तो ये प्लस वाला अब इस माइनस वाला के साथ आ गया है और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ आ गया है। तो यहां पर क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ corresponding आयंस, एक्सचेंज ऑफ corresponding आयंस। ठीक है, देख रहे हैं यहां पे AgCl के साथ और NaNO3 के साथ आ गया है। ठीक है, मतलब ये प्लस वाला पहले इस माइनस वाला के साथ था, बाद में रिएक्शन जब मिलाए दोनों को आपस में, इन दोनों को मिला दिए तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला को छोड़ के इस माइनस वाला के साथ आ गया है। वहीं पर ये प्लस वाला इस माइनस वाला को छोड़ करके इस माइनस वाला के साथ आ गया है। तो यहां पर एक बात आप कह सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सिंपली आप ये बात कह सकते हैं। तो सोचिए, जब एक्सचेंज का आयन का एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा? Ag के साथ Cl आ जाएगा तो बना लेगा AgCl, और दूसरा सोडियम के साथ NO3 तो क्या हो जाएगा? NaNO3। तो ये भी पानी में रहेगा तो एक्वस फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में नहीं रहता है। ध्यान दें, ये एक्वस फॉर्म में नहीं रहता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये आपको मतलब अभी क्या होगा कि यहां पर आपको दोनों कंटेनर, ये कंटेनर और ये कंटेनर, इसमें भी आपको सॉल्यूशन मिला, इसमें भी आपको सॉल्यूशन मिला, इसमें आपको सॉल्यूशन मिला AgNO3 का, इसमें आपको सॉल्यूशन मिला NaCl का। आप क्या किए? दोनों को मिला दिए। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि आप क्या किए? इसको भी इसमें डाल दिए और इसको भी इसमें डाल दिए, तो क्या हुआ? आपस में मिल गया तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के कारण से क्या हुआ कि ये तो आपको यहां पर सॉल्यूशन के फॉर्म में मिला, कौन? NaNO3, लेकिन ये जो AgCl है, ये AgCl आपको नीचे में बैठा हुआ मिलेगा। मतलब आप ये बात कह सकते हैं कि यहां पर ये क्या है? सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है,
तो यहाँ से आपको दो बात बताने वाले हैं, जो कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुके थे कि अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि अगर दो सॉल्यूशन को मिलाने से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो क्लियर सॉल्यूशन को मिलाने से प्रोडक्ट में कोई सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने, तो उस रिएक्शन को अपना लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये जो हाँ, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन अभी तो अपना लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आयन का एक्सचेंज यहाँ पे दो बार हुआ है, एक बार तो Ag एक्सचेंज किया है, एक बार सोडियम एक्सचेंज किया है, तो दो बार हुआ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी ये है क्या चीज? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब हाँ, अपना लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का भी टाइप पढ़ेंगे, एक प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, दूसरा और देखेंगे। अभी तो आपको प्रिसिपिटेशन दिखा ना, यहाँ पर है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपको कोई पूछे तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है ये। तो चलिए आप देखें ना, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलिए और भी आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल को अभी लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखा देंगे आपको बाद में, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए एक है HCl, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये भी अपना पानी में है, ठीक है। दूसरा NaOH, और ये भी कहाँ पे है? पानी में। देख रहे हैं यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी पानी में, ये भी पानी में, दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले देख लेते हैं। ये जैसे ही पानी में गया तो ये आयन में टूट जाएगा, H+ और Cl-। अरे एसिड है तो एसिड क्या देगा? H+ देगा, और ये बेस है तो बेस क्या देता है? OH-, तो ये Na+ और ये OH-, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस का एक्सचेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ये आयन इसके साथ, मतलब कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ गया तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है, ये आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये क्या किया गया है? OH के साथ गया है, मतलब ये वाला इसके साथ गया है और ये वाला इसके साथ है, तो दो बार एक्सचेंज हुआ है, तो इसीलिए इसको भी अपना लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब Na क्लोरीन के साथ आएगा तो बनेगा NaCl, और पानी में रहेगा तो एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा ये H और OH मिलेगा तो क्या बनेगा? H+ और OH- मिलेगा तो क्या बनेगा? यही तो H2O है। ध्यान दीजिए ये क्या है? H2O। तो आप देखें ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एसिड और बेस का रिएक्शन। क्या हुआ ये? एसिड, एक तो आप ये जानते हैं कि ये एसिड बेस का रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली में किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। समझे बात को? ये यहां पर भी क्या है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए, तो अगर अपना लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं कि अ रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच, क्या लिख सकते हैं? अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद ये आयन में टूट गया। ये भी आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद ये भी क्या हुआ? आयन में टूट गया। तो अपना लोग अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? द रिएक्शन इन विच टू, पहला ये और दूसरा ये, तो द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग
रिएक्टिंग, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है। और कैसा कंपाउंड है? तो आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद ये आयन में टूट गया है। तो द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड, ये क्या कर रहा है? अपने आयन का एक्सचेंज कर रहा है। देखिए ये H+ इसके साथ चला गया है, ये इसके साथ चला गया, तो मतलब आयन का एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेगा आगे बताइए? द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज, क्या चीज बताइए? देयर एक्सचेंज देयर आयंस। क्या चीज? एक्सचेंज देयर आयंस, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सचेंज देयर कोरोस्पोंडिंग आयंस। एक्सचेंज देयर, ऐसे लिखिए, कोरोस्पोंडिंग आयंस नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए आपको ये क्लियर हुआ। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप पहले डेफिनेशन को लिख लीजिए। तो लिख लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल आपको करवाते हैं। देखिए यहाँ पे एक है बी, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं BaCl2, और ये भी कहाँ पे है? वाटर में। मतलब ये भी क्या है? कंटेनर में है, BaCl2 वाटर में, तो ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, क्या चीज? ये भी पानी में, Na2SO4, ये भी कहाँ पे है? पानी में, तो ये भी क्या है? सॉल्यूशन के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, तो अब सोचिए कि पानी में गया तो आयन में टूट जाएगा, क्योंकि अपना लोग डिफिनेशन में क्या लिखे हैं कि द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, आयनिक कंपाउंड मतलब ये आयन में टूटेगा। समझ रहे बात को? तो क्या टूटेगा? टूटेगा तो क्या बन जाएगा? Ba++ और Cl-। ठीक है। ये टूटेगा तो क्या होगा? Na+ और SO4 का माइनस। सिंपल। अच्छा, ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? प्रोडक्ट बनेगा क्या चीज? BaSO4। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप लोग, ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ क्या गया? BaSO4। दूसरा क्या बना? ये Na इस क्लोरीन के साथ, तो क्या बना बताइए? NaCl। ठीक है। मतलब कि ये देखिए तीसरा कंटेनर है जिसमें इसको भी डाल दिए और इसको भी डाल दिए, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर NaCl का तो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे NaCl क्या है? पानी में घुला हुआ है। लेकिन अगर बात करें इस BaSO4 का, तो ये नीचे में सॉलिड फॉर्म में मिलता है अपना लोग को। मतलब ये क्या है? सॉलिड। यहाँ पर दो सब्सटेंस बना प्रोडक्ट में, एक तो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, दूसरा सॉलिड के फॉर्म में है। देख रहे हैं? तो आपको यहाँ पर ये सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है जो कि इनसॉल्यूबल है, सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है। सिंपली आप याद रखिए कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ये रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये सॉलिड सब्सटेंस बन गया है जो कि इनसॉल्यूबल है, सॉल्यूबल नहीं है। तो आप इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, समझे बात को? मतलब अभी से आपको याद रखना है इसी टाइम से कि ये BaSO4 जो होता है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। इससे पहले क्या बना था? AgCl, वो भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, वो भी क्या है? प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का बात ही बात में दो एग्जाम्पल सिखा दिए, तो आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन होगा, और आपको यही सब आएगा। कहाँ से? बाहर से आएगा, यही सब आता है। चलिए, तो आप ये देखें कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल एक तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है और दूसरा एसिड बेस का रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि आप आगे लिखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट वन कौन सा? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए। तो चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपने लोग दो पार्ट में बांट दिए हैं, एक तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप बेसिक बातों पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होता है, अपना लोग दो सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, वो क्लियर होता है, साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो अगर अपना लोग को इस रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, द रिएक्शन in which ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, टू क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन react to form a solid insoluble substance। ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, सॉलिड इंसोल्यूबल सब्सटेंस है, जब प्रोडक्ट बने कम से कम एक प्रोडक्ट तो सॉलिड इंसोल्यूबल सब्सटेंस बनना चाहिए। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन भी मिलता है यहाँ पे, मतलब तो सॉलिड इंसोल्यूबल सब्सटेंस नॉन एज precipitate and reaction is known as precipitation reaction। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको तो समझा ही चुके हैं कि होता क्या है कि एक यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए मान लीजिए, दूसरा क्या है, दूसरा भी क्या है, सॉल्यूशन बी है, और ये रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए, एक तो सॉल्यूशन सी मान लीजिए बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या बनता है, पीपीटी भी बनता है। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या बनता है, एक तो सॉल्यूशन सी बनता है, साथ ही साथ पीपीटी बनता है। समझे बात को, पीपीटी किसको बोलते हैं, सॉलिड इंसोल्यूबल सब्सटेंस को, जिसको अपना लोग प्रिसिपिटेट बोल रहे हैं, उसी को पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बनता है। चलिए दूसरा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म salt and water is known as, yes, neutralization reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड, तो डाइल्यूट एसिड, मतलब ये क्या है, पानी में है, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, दूसरा बेस, क्या चीज, बेस, और बेस भी क्या है, पानी में, यानी कि बेस भी क्या है, डाइल्यूट। ठीक है, जैसे इस दोनों का आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है, क्या लिख दिए ये यार, ऐसे सॉल्ट बनता है, साथ ही साथ वाटर मिलता है, क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, तो चलिए आज वैसे टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो अपना लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एग्जाम्पल अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही।